चला लक्ष द्या. सिंपल पेंडुलमच्या क्लास नंबर 4 मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आणि आजच्या क्लासमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत सिंपल पेंडुलम चा पिरियड, दॅट इज पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन रेफरन्स सिस्टीम. सो व्हॉट इज मीन बाय रेफरन्स सिस्टीम? लॉज ऑफ मोशन नावाचं एक चॅप्टर आपण डिस्कस केलं होतं आणि त्यामध्ये मोशन किंवा रेसला डिफाईन करण्यासाठी आपण रेफरन्स सिस्टीम किंवा पॉइंट ऑफ रेफरन्स हा शब्द यूज केला होता. तर बेसिकली काय की जेव्हा आता सिंपल पेंडुलमची जे रेफरन्स सिस्टीम आहे हे चेंज होईल तेव्हा त्या पेंडुलमवरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस सुद्धा बदलतील आणि त्या फोर्सेसमुळे त्याच्यावर लागणारा जो जी आहे तो जी इफेक्टिव्ह जी असेल, येतं लक्षात. आणि तो इफेक्टिव्ह जी कॅल्क्युलेट करून त्याचा पिरियड तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. जर समजा नॉर्मली आपण सिंपल पेंडुलमच्या पिरियडचा विचार केला तर व्हॉट इज द formula for the period of simple pendulum? It is t is equals to 2 pi under root of L upon G. तर नॉर्मली सिंपल पेंडुलमचा पिरियड असतो t is equals to 2 pi under root L by G. पण जर रेफरन्स सिस्टीम इन्व्हॉल्व झाला तर आपला सिंपल पेंडुलमचा पिरियड चेंज होऊन जातो आणि तो फॉर्म्युला होतो t is equals to 2 pi under root of L, that is length of simple pendulum, and G इफेक्टिव्ह G तिथं. इफेक्टिव्ह जी कसा कॅल्क्युलेट करतो ते आपण अलग अलग केसमध्ये बघूच. ठीक आहे, तो जी इफेक्टिव्ह आपल्याला काढावा लागेल प्रत्येक केसमध्ये. तर आता काही महत्वाच्या केसेस आहेत आणि त्याच्यामध्ये जी इफेक्टिव्ह कसा कॅल्क्युलेट करतात हे आपण बघू. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतो. उदाहरणार्थ समजा बघा, जी इफेक्टिव्ह काढायच्या आपल्याकडे 2-3 केसेस आहेत. सर्वात पॉप्युलर जे रेफरन्स सिस्टीम आपण जनरली यूज करतो ते यूज करतो लिफ्ट. ठीक आहे, जर समजा एखादी लिफ्ट रेस्ट मध्ये असेल, ठीक आहे, लिफ्ट कशी असेल रेस्ट मध्ये, तर तुमचा जो इफेक्टिव्ह जी आहे, ठीक आहे, एक तर तुमचा जी हा जी असू शकतो किंवा तुमचा इफेक्टिव्ह जी हा जी प्लस ए असू शकतो किंवा तुमचा इफेक्टिव्ह जी हा जी माइनस ए असू शकतो. स्पेशली मी डिस्कस करत आहे एखाद्या लिफ्ट साठी. ठीक है, अगर मान लो लिफ्ट रुकी हुई है, लिफ्ट कैसी है, रेस्ट में है, तो इसके अंदर कोई एक्सलरेशन हो रहा है क्या? नहीं. तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्सलरेशन ए का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 0. तो जो इफेक्टिव जी होगा वो सिर्फ जी होगा, जो कि नॉर्मली होता है. जैसे कि मान लो ये एक लिफ्ट है और इसमें एक पेंडुलम सस्पेंड किया हुआ है, अब रेस्ट में है, तो इस पेंडुलम का पीरियड तो जनरल वाले होगा ना, t इज इक्वल 2.L/g, तो इफेक्टिव जी जी होगा. लेकिन अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, अगर लिफ्ट क्या हो जा रही है? ऊपर, तो ये अपवर्ड अगर लिफ्ट जा रही है तो तुम्हारा इफेक्टिव जी क्या होगा? जी प्लस ए. और अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है, लिफ्ट कैसे जा रही है? डाउनवर्ड जा रही है, तो तुम्हारा जी क्या, जी इफेक्टिव क्या होगा? जी माइनस ए. अजून एक केस सांगतो तुम्हाला, ते केस आहे फ्री फॉलची. कोणती केस आहे? फ्री फॉल. फ्री फॉल मतलब नीचे जा रही है, नीचे जा रही है तो जी इफेक्टिव क्या आएगा डाउनवर्ड के लिए? जी माइनस ए. बट फ्री फॉल के केस में जो ये होता है ये जी के बराबर होता है ना. फ्री फॉल मतलब क्या? एक्सलरेशन बॉडी में एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, तो जी माइनस जी क्या हो जाएगा? 0. तो फ्री फॉल की केस में जी इफेक्टिव कितना आएगा? 0. तो ये 4 केसेस तो बहुत नॉर्मल है, आप समझ सकते हो. नॉर्मल केस में जी जी होता है, अपवर्ड एक्सलरेशन है तो जी प्लस ए लेंगे, डाउनवर्ड एक्सलरेशन है तो जी माइनस ए लेंगे, और फ्री फॉल की केस है तो जी इफेक्टिव क्या लेंगे? 0. तो वही यहां पे लिया है. ठीक है, केस नंबर 1, लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. या तो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रही है. अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो v कांस्टेंट है. v कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? v अगर कांस्टेंट है तो एक्सलरेशन क्या होगा? 0. तो इफेक्टिव g क्या होगा? इफेक्टिव g इज इक्वल्स टू व्हाट? g. तो जो पीरियड होगा इट विल बी t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, क्योंकि इफेक्टिव g की जगह पर सिर्फ g आएगा. सेकंड केस में लिफ्ट इज एक्सलरेटिंग अपवर्ड, तो एक्सलरेटिंग अपवर्ड, तो इफेक्टिव जी का फॉर्मूला क्या लेंगे आप? जी प्लस ए. तो पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी प्लस ए. नेक्स्ट केस में लिफ्ट एक्सलरेट हो रही है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इफेक्टिव जी आप लेंगे g माइनस ए, तो t इज इक्वल्स टू होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी माइनस ए. और फ्री फॉल की भी बात की, फ्री फॉल की केस में जी इफेक्टिव क्या होता है? 0. तो टाइम पीरियड जो है, अगर यहां पे 0 पुट करूंगा, डिवाइड में 0 आ रहा है, तो जो आपके पास टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा? इन्फिनिटी. टाइम पीरियड कितना आएगा? इन्फिनिटी. अब सोच, किसी चीज का टाइम पीरियड 10 सेकंड है और किसी चीज का टाइम पीरियड है 1000 सेकंड. ठीक है, तो 10 सेकंड वाली तो जल्दी से एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी और 1000 सेकंड वाली तो कितना टाइम लगेगा?
2000 सेकंड वाली को, और तो इन्फिनिटी टाइम पीरियड है, इसका मतलब पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है। जिसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी है वो पेंडुलम का ऑसिलेशन हो रहा है क्या? पेंडुलम इज नॉट मेकिंग ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर आहे का तुमच्यात? म्हणजे तो मूव्ह नाही होत राहिला ना इन्फिनिट टाइम पिरियड म्हटल्यावर, येतं लक्षात? तो यहां पे पेंडुलम इज नॉट ऑसिलेटिंग एट ऑल। फ्री फॉल की केस में पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो केस नंबर ई, हम लोगों ने डी केसेस देखी, अब ई तक पहुंच गए। ई की केस है कि हमारे पास एक व्हीकल है, एक ट्रक है, और इस ट्रक के अंदर हमने एक पेंडुलम ऐसे सस्पेंड करके रखा था। अगर ट्रक रेस्ट में है तो पेंडुलम ऐसे वर्टिकली सस्पेंड है, लेकिन जैसे ही ट्रक को हम एक्सेलरेट करेंगे कुछ एक्सेलरेशन से, ठीक है, मान लो ट्रक के अंदर हमने ट्रक को चलाया हमने विथ एक्सेलरेशन ए, तो कोई भी बॉडी न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग अपने स्टेट में नहीं रहती है ना। तो जैसे ही ट्रक आगे जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया पेंडुलम कहां चला जाएगा? पीछे। तो इस पेंडुलम में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, है ना। ये वर्चुअल फोर्स लग रहा है, वर्चुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नहीं है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, तो एक्सेलरेशन इधर होगा। और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? नीचे। जी किधर लग रहा है? नीचे। ए किधर लग रहा है? पीछे। तो इस पेंडुलम पे लगने वाला इफेक्टिव जी क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट। अरे समझ पा रहे हो क्या? और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? जी इफेक्टिव अगर आप इस केस में निकालते हो तो इट इज अंडर रूट ऑफ व्हाट इज दैट? जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा इफेक्टिव जी। और यहां से आप वैल्यू पुट करके इफेक्टिव जी निकालोगे, एंड फिर आपका जो पीरियड होगा इट विल बी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल अपॉन जी इफेक्टिव की व्हॅल्यू आप यहां पे पुट करोगे। तर हे बेसिकली ज्या केसेस मी तुम्हाला सांगून राहिलो, ह्या केसेस नाही, हे ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम मधून एक्स्ट्रॅक्ट केलेला डेटाच आहे। हे एक एक प्रॉब्लेम आहे, असे क्वेश्चन्स तुम्हाला भेटतील, त्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला जी इफेक्टिव या पद्धतीने काढायचा आहे। समझ रहे हो का? हा प्रश्नच आहे, फक्त सध्या व्हॅल्यू नाही देतं, ये क्वेश्चन आएगा उसमें तुमको वैल्यू देगा वो। समझ रहे हो क्या? तो अब तक लिफ्ट का तो केस क्लियर है, जी इफेक्टिव कैसे निकालना है, ठीक है। अब जब एक्सेलरेटिंग बॉडी है, ट्रक है, तो उसके अंदर इफेक्टिव जी आप कैसे निकालेंगे, ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपका ये, और जी इफेक्टिव आप इस तरीके से निकालेंगे व्हेन अ ट्रक स्टार्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए ऑन अ स्ट्रेट रोड। समजलं का? हे राहिलं का डोक्यात? इफेक्टिव जी कसा काढायचा? नेक्स्ट पुढच्या केसमध्ये परत एक कार है, एंड दैट कार इज टेकिंग अ सर्कुलर टर्न। कार कैसा मोशन कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। दैट कार इज टेकिंग सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करून राहिली कार। डायग्राम पे मत जाओ, इमेजिन करो, और समझदार को इशार का कॉफी होता है, कॉफी होता है, तो काफी होता है कॉफी। तो ये जो है डायग्राम थोड़ी सी टेक्निकली रॉन्ग होगी। जो रोड दिख रहा है आपको वो रोड का टॉप व्यू है, और जो पेंडुलम दिख रहा है वो साइड व्यू है। मतलब अगर किसी गाड़ी में लटका हुआ है, जैसे ये कैमरा अभी लटका हुआ है यहाँ पे, तो ये इसका क्या है? साइड व्यू है ना, टॉप व्यू थोड़ी देख रहे हैं अपन लोग। अरे समझ रहे हो क्या? तो पेंडुलम का साइड व्यू है और रोड का टॉप व्यू है। ये भावनाओं को समझो, ऐसा समझो कि ये लटका हुआ है किसी कार में या किसी गाड़ी में, और ये उसका वर्टिकल है। मतलब कि अगर वो रेस्ट में होती तो पेंडुलम ऐसे वर्टिकली सस्पेंड होता। बट वी ऑल नो दैट जब भी कोई कार की स्पीड से चल रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद टर्न पे ऐसे चल रही है, तो उन ऑब्जेक्ट पे एक इमेजिनरी फोर्स लगता है अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस बॉब पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एंड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इस पर लग रहा है वो कितना होगा? वो रहेगा इधर, और वो होगा mv स्क्वायर अपॉन आर। क्या होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? mv स्क्वायर अपॉन आर। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? mg। तो नेट फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव जी भी इस डायरेक्शन में लगेगा। और वो इफेक्टिव जी आप कैसे निकालेंगे? तो इस केस में इफेक्टिव जी आप निकालेंगे अंडर रूट ऑफ व्हाट इज दैट? एक तो जी का स्क्वायर, अरे फक्त एक्सेलरेशन घेसाल ना तुम्ही, यम गेला, यम सोडून द्या, एक्सेलरेशन लो ना, एक्सेलरेशन कितना है? जी। और इधर भी एक्सेलरेशन लो, इधर एक्सेलरेशन क्या है? दैट इज v स्क्वायर अपॉन आर। समझ रहे हो क्या? इसका क्या आएगा? स्क्वायर। वो खुद एक एक्सेलरेशन है, और इस एक्सेलरेशन को हमने कहा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आठवते का? तो जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, ये होगा इफेक्टिव जी। जी ये इफेक्टिव जी होगा, और इस इफेक्टिव जी को निकाल के आप फिर से इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ
यल अपॉन जी इफेक्टिव्ह. फॉर्म्युला आपला हाच आहे, फक्त या फॉर्म्युल्यात अलग अलग केसमध्ये जी इफेक्टिव्ह कॅल्क्युलेट करायसाठी मी हा कंडिशन तुमच्या समोर ठेवत आहे आणि बाकी क्वांटिटीज तुम्हाला त्या क्वेश्चन मध्ये दिलेल्या असतील. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस वरती मूव होता है. दिस इज द नेक्स्ट केस. अब इसमें बोल रहा है कि एक बॉम्ब है, अपने बॉब है और वो सिंपल पेंडुलम से लटका हुआ है. बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम है. इट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ डेंसिटी सिग्मा. वो एक मटेरियल से बना हुआ है, उसकी डेंसिटी कितनी है? सिग्मा. एंड इफ इट इज ऑसिलेटिंग कंप्लीटली सबमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, देन. तो सीन देखो क्या है. पहले तो हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने एक लिक्विड भरा हुआ है, जिस लिक्विड की डेंसिटी हम क्या ले रहे हैं? रो लिया है. ठीक है, अपन अपने हिसाब से चेंज कर ले थोड़ा सा. आपण लिक्विडची काय घेतो तो सिग्मा, पुराने फॉर्म्युला, तर थोड़ा सा इथं चेंज करून घेऊ आपण. हा सिग्मा घेऊ और मटेरियल का डेंसिटी कितना ले लेते हैं? रो. चलेगा, ताकि फिर कंफ्यूजन ना रहे. तो इस लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास है सिग्मा, और ये जो कुछ भी मटेरियल है, इस मटेरियल का डेंसिटी हमारे पास होगा रो. ठीक है, तो मुझे बताइए, मुझे निकालना इफेक्टिव जी, उस बॉब पे लगने वाला इफेक्टिव जी. तो इफेक्टिव जी निकालने के लिए मुझे पहले उस बॉब पर लगने वाला इफेक्टिव फोर्स निकालना है, यानी कि नेट फोर्स निकालना है. तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? बताइए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उस बॉब के ऊपर. तो एक फोर्स तो उसके ऊपर लग रहा है उसका खुद का वेट, दैट इज व्हाट? mg. और दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं fb, दैट इज फोर्स ऑफ बियॉन्सी. जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डीप करते हो, सबमर्ज करते हो, तो लिक्विड उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है उसको फोर्स ऑफ बियॉन्सी कहते हैं. तो नेट फोर्स क्या होगा? उसका वेट mg माइनस फोर्स ऑफ बियॉन्सी. अब जो टोटल फोर्स, इफेक्टिव फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, उसको मैं लिखता हूं मास यम के फॉर्म में, क्योंकि वो स्पीयर पे लगने वाले नेट फोर्स की बात कर रहा हूं. और इनटू जी आएगा, लेकिन जी कौन सा आएगा? इफेक्टिव जी आएगा. ठीक है, एंड इट इज इक्वल्स टू एम जी माइनस क्या आएगा? एफ बी. मैं क्या करता हूं? मास को डेंसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं. तो मास को डेंसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये एफ नेट किस पर लग रहा है? उस मेटेलिक स्पीयर पे जो भी है. तो यहां पे आएगा रो, वॉल्यूम ऑफ दैट स्पीयर, डेंसिटी ऑफ द स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, और इधर आएगा जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू यम किसका है? मास ऑफ द स्पीयर. तो यहां पे क्या आएगा? रो वी जी माइनस बियॉन्ड फोर्स. कितना होता है? बियॉन्ड फोर्स होता है कि जब तुमने उस स्पीयर को डाला तो कुछ तो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, और वो लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट जितना होगा उतना होता है फोर्स ऑफ बियॉन्सी. मतलब यहां पे मास कितना होगा? लिक्विड का मास. और लिक्विड का मास तो डेंसिटी किसका? लिक्विड का. लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम तो उतना होगा जितना स्पीयर का है. तो यहां पे आएगा सिग्मा वी एंड जी. समझ में आ रहा है क्या? तो फिर हम यहां पे आगे सॉल्व करेंगे. तो दैट इज व्हाट. यहां से वॉल्यूम को निकाल लेते हैं बाहर, तो वॉल्यूम के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा रो जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू रो जी माइनस सिग्मा जी. उम्मीद है बात समझ में आई होंगी. यहां से मैं क्या करता हूं? जी को बाहर निकाल, चलो रो और जी दोनों को बाहर निकाल देता हूं. चलेगा? रो और जी को दोनों को बाहर निकाल देता हूं. अंदर क्या रहेगा? 1 माइनस सिग्मा अपॉन जी. और इधर क्या रहेगा? रो जी. सॉरी, सगळे सारखेच दिसून राहिले. रामन लखन सारखंच झालं. डिवाइड मध्ये काय येईल रे? रो. ठीक, अब रो कैंसल. तो जी इफेक्टिव इस केस में हमको मिलेगा, इट इज 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो इनटू क्या होगा? जी. दिस इज जी इफेक्टिव. तो इसलिए यहां पे जो सिंपल पेंडुलम का पीरियड होगा, इट इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल अपॉन 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो इनटू जी. क्या बात समझ में आ रही है? म्हणजे ह्या ज्या केसेस आपण पाहून राहिलो सगळ्या, हे सिच्युएशन प्रॉब्लेमचे आहेत. मी आधी बोललो. ठीक है, म्हणजे क्वेश्चन तुम्हाला सोपं जाईल जर इफेक्टिव जी काढता आला. नेक्स्ट है हमारे पास एच, केस नंबर एच. ठीक है, उसमें बोल रहा है कि बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन अ चार्ज क्यू. मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है और इस बॉब के ऊपर हमने कितना चार्ज रखा है? क्यू चार्ज दिया है, जो कि सरफेस के ऊपर लगा है उसके. एंड देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है ई है, एंड पॉइंटिंग डाउनवर्ड. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड. तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से किधर जा रही है? निगेटिव की तरफ. और इस
स्पीयर के ऊपर जो चार्ज तुमने दिया है वो चार्ज कितना दिया है, प्लस क्यू दिया है, चार्ज क्यू है मतलब प्लस क्यू चार्ज है वो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इस साइड में है, निगेटिव इस साइड में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा एंड दैट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, कितना चार्ज है क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वेक्टर है क्वांटिटी तो क्यू के ऊपर मैं बार लगा देता हूं, क्यू ई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। और दूसरा एक फोर्स है एंड दैट फोर्स इज व्हाट, उसका खुद का वेट, और वो क्या होगा, mg। तो जो टोटल फोर्स यहां पे लग रहा है एफ नेट वो कितना होगा, mg, और उसके बाद में प्लस q टाइम्स ऑफ e, क्यू ई फोर्स लगता है, ठीक है। अब एफ नेट को हम लिखेंगे मास इनटू g, कौन सा वाला, इफेक्टिव वाला, ये रहेगा mg प्लस q टाइम्स ऑफ e। तो अगर g इफेक्टिव आपको चाहिए तो इट विल बी mg प्लस q e डिवाइड में क्या रहेगा, m को डिवाइड कर लो, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा mm कैंसल, तो बन जाएगा g प्लस क्यू ई अपॉन क्या हो जाएगा m, ये रहेगा आपका g इफेक्टिव। और अगर ये आपका g इफेक्टिव है तो इस केस में आपका पीरियड रहेगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g इफेक्टिव लिख देता हूं मैं, और g इफेक्टिव आपके पास है ही स्लाइड पे, कितना है अलग निकाल के वहां पे पुट करेंगे, करते। ओके, सेकंड केस में ज्यादा था, तो सेकंड केस में हमने क्या किया, सेम सिनेरियो सेम वर्ब, चार्ज फिर से कितना दिया है, क्यू ही दिया है, बस इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, डायरेक्शन ई की बदलने वाली थी इसलिए मैंने उधर वेक्टर यूज किया। तो यहां पे आप देखेंगे तो नीचे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, mg, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है ना टुवर्ड्स नेगेटिव, तो ये फोर्स जो है इधर लगेगा, वो कितना होगा q, और ये रहेगा e। तो इस बार अगर नेट फोर्स की बात करते हैं तो थोड़ा ये अज्यूम करते हैं कि वेट ज्यादा है कंपेयर टू क्यू, तो mg को पहले लिखेंगे mg माइनस q टाइम्स ऑफ e। तो यहां से शुरुआत करेंगे m, that is g effective is equals to mg minus qe अपॉन यहां पे g effective, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा g माइनस QE अपॉन क्या आएगा m, दिस इज इफेक्टिव g, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l g इफेक्टिव। इस फॉर्मूला में यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो आपको सिंपल पेंडुलम का, ये पेंडुलम जब यहां पे ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब जितने भी केसेस बताई उन केसेस को हम यूज करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन अ लिफ्ट, लिफ्ट का है तो लिफ्ट वाली केस होगी, ठीक है। इन अ लिफ्ट, ठीक है, इट इज एक्सलरेटिंग अपवर्ड विथ एक्सलरेशन a इज t1 एंड इट इज 6 सेकंड, ठीक है। तो लिफ्ट है हमारे पास और वो लिफ्ट के अंदर एक्सलरेशन हो रहा है a, तो उसके अंदर ऑसिलेट होने वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड हमारे पास कितना दिया हुआ है, t1 दिया हुआ है, जो कि कितना है 6। मैं यहां पे लिख देता हूं t1 इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल, अपवर्ड की केस है तो क्या रहेगा g प्लस a। अच्छा, t1 कितना दिया हुआ है 6 एंड इट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल अपॉन g प्लस a, ठीक है। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंड इट इज t2 इज इक्वल टू 8 सेकंड, तो उसी पेंडुलम का टाइम पीरियड अब t2 हो जाएगा कब, when the lift is coming downward with the same constant acceleration a। तो डाउनवर्ड जा रही है तो t2 क्या लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g इफेक्टिव, दैट इज g इफेक्टिव क्या होगा g माइनस a, और t2 गिवन है आपको वो है 8, तो 8 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल अपॉन g माइनस a, इक्वेशन नंबर क्या होगा 2, ठीक है। अब यहां से हम इन दोनों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मुझे क्या निकालना है बताओ पहले, मुझे निकालना है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। जब लिफ्ट रेस्ट में हो तब उसका टाइम पीरियड कितना होता है, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। तो वो टाइम पीरियड मुझे निकालना है, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा पहले a का वैल्यू, क्योंकि a की वैल्यू पुट करेंगे तो पूरे इक्वेशन में सिर्फ यल और जी रहेगा, और यल और जी रहेगा तो फिर उसको हटा के मैं t लिख पाऊंगा। सिर्फ समझ लो मैं क्या बोल रहा था, समझ लगा। तो अभी क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो है 1 और 2 इन दोनों को यूज करेंगे। चलो दोनों का रेशियो ले लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा, इट इज 6 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये 2 पाई कैंसल, 2 पाई कैंसल, तो ये रहेगा अंडर रूट ऑफ
एल अपॉन जी प्लस ए इंटू जी माइनस ए अपॉन यल, ये पूरा रूट में रहेगा। करेक्ट आएगा। ओके, अब एल एल कैंसल और ये रूट में है तो स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं इसकी, तो ये होगा 36 डिवाइड बाय 64 और ये हो जाएगा g माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा, 9 4 जा 36 और सोड़ चुक 16 4 जा 64, बरोबर ना। तो क्या आएगा 4 अपॉन 16, 4 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, ये उधर लेकर इसको भी कर सकते हैं हम सॉल्व, बराबर तो लिख 4, ठीक है। तो क्या आएगा, तो ऊपर 9 आएगा ना भाई, 9 4 जार इल ना 9, तो यहां पे 9 आएगा, नीचे क्या आएगा 16, ऐसे होना चाहिए वो 9 डिवाइड बाय 16। अब सॉल्व करो, 9 इंटू क्या होगा g प्लस ए एंड इट इज इक्वल्स टू क्या है 16 इन ब्रैकेट g माइनस ए, तो ये होगा 9g प्लस 9a इज इक्वल्स टू 16g माइनस 16a। 16a को इधर लेकर आओ, 16a प्लस 9a एंड इट इक्वल्स टू 16g माइनस 9g, ठीक है। तो ये 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25a इज इक्वल्स टू 16 मधून 9 गेले किती 7g, तो हमारे पास a आएगा 7/25 टाइम्स ऑफ g, ये मिला हमको a का वैल्यू। अब ये a का वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो हम इक्वेशन 1 में डालेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाय होगा, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाय विल बी क्या मिल जाएगा बताओ, सांगा रे 6 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल अपॉन जी प्लस दिस दैट इज जी प्लस 7/25 टाइम्स ऑफ जी। इज इट क्लियर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आगे चलते हैं। इट इज 6 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, चलो ये बन जाएगा 25 प्लस 7 32g, तो डिवाइड में आएगा 32g और नीचे 25 आएगा जो कि ऊपर जाएगा 25 टाइम्स ऑफ ईयर। होप बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको आगे सवाल करते हैं, और तो इधर तो 6 का 6 ही है, 6 इज इक्वल्स टू 2 पाई एज इट इज। मैं क्या करता हूं, ये l और ये g रूट से अलग कर देता हूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, तो ये रहे अंडर रूट में 25 अपॉन 32, चलेगा। तो अब ये 6 इज इक्वल टू ये जो बला आपको दिख रही है, इस बला को हम क्या बोलते हैं t, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो ये होगा t और इंटू 25 बाहर आएगा तो क्या बनेगा 5 और नीचे क्या रहेगा अंडर रूट 32, तो t इज इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू रूट 32 डिवाइड बाय 5 और इंटू क्या रहेगा इधर सेकंड, t का ये वैल्यू रहेगा उस टाइम पीरियड का। पाउन घ्या बुवा, काही प्रॉब्लेम असेल तर सांगा, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ऐसा ही है। सीईटी में तो नहीं ज्यादा चान्स ऐसे क्वेश्चंस का, सीईटी तर तुम्ही पीएसपी तुम्ही केलं तरी चालते, पण मग थोडीशी लेवल अप करायचं असलं तुम्हाला हे क्वेश्चन प्रॅक्टिस करावंच लागतील, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये किसका, अब सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1, the point of suspension now start moving upward according to the relation y is equals to kt square। k की वैल्यू आपको गिवन है, where y is the vertical displacement, y is the vertical displacement in meter and t is in second, the time period now become t2, calculate the ratio t2 by t1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, और g की वैल्यू आपको गिवन है। क्या बोल रहा है ये, हमारे पास मान लीजिए किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पेंडुलम है ऐसे लटका हुआ, ठीक है, और ये जब ऑसिलेट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड हमारे पास कितना है t1, ओके, टाइम पीरियड कितना है हमारे पास t1, तो इसका t1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई, उसकी लेंथ हम लेते हैं l और वो क्या है g। अभी पूरा सिस्टम रुका हुआ है, वो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है l लेंथ वाला, उसका टाइम पीरियड t1 मान गए, 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g मिल गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि इसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यानी कि ये पॉइंट, ये एक्सलेट हो रहा है अपवर्ड, बोल रहा है
अपवर्ड एक्सलेरेशन आ रहा है किसका, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का, और ये जो अपवर्ड एक्सलेरेशन हुआ ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ इन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, जिसमें y को उसने बोला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम में। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी कैसे मिलेगा, dy अपॉन dt, तो इसका डेरिवेटिव तो k कांस्टेंट, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो वेलोसिटी क्या होगा 2kt। ठीक है, मुझे तो एक्सलरेशन की वैल्यू चाहिए अपवर्ड ए, तो एक्सलरेशन क्या होगा dv अपॉन dt, तो ये क्या होगा 2k कांस्टेंट, और t की वैल्यू की डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो एक्सलरेशन कितना आ गया 2k। तो तेरे को k का वैल्यू गिवन है 2, तो एक्सलरेशन a इज इक्वल होगा 2 इंटू 2, तो कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या a मिला, तो इस केस में जब एक्सलेरेशन हुआ था तो टाइम पीरियड बदल के कितना हुआ था t2, और वो t2 कितना था 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल, और डिवाइड में अपवर्ड एक्सलेरेशन हुआ था ना, तो क्या आएगा g प्लस a। और अब g का वैल्यू तुझे पता है कितना है 10, मैं चाहूं तो इधर भी लिख दूं इसको, t1 क्या होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल अपॉन 10, इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल अपॉन 10 प्लस 4, तो क्या आएगा 14, इक्वेशन नंबर 2। आपको निकालना है t2 बाई t1 का स्क्वायर, तो आप t2 डिवाइड बाई t1 ऐसा करोगे तो t2 के 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, t2 वाली टर्म ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा l अपॉन रूट 14, और t1 वाले डिवाइड में है तो क्या आएगा 10 अपॉन यल, तो यल l कैंसल, अगर स्क्वायर करेंगे इनका तो t2 अपॉन t1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 10 अपॉन 14। तो दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि तुम्हें t2 अपॉन t1 का स्क्वायर ही पूछा था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन अ ट्रक मूविंग विथ कॉन्स्टेंट, तुम्ही करा इस वाला प्रश्न, तुम करो सवाल इसको, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज t1 इज इक्वल टू 4 सेकंड। एक ट्रक है और ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है इनिशियल दैट इज t1, और वो दिया आपको 4 सेकंड। अब ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी चलने का मतलब क्या है, v कांस्टेंट, तो एक्सलेरेशन जीरो, एक्सलेरेशन जीरो मतलब पीछे एक्सलेरेशन नहीं लग रहा है, तो वही g लग रहा है जो नेचुरली होता है बेसिक वाला, जैसे कि ट्रक खड़ा ही है, तो टाइम पीरियड 4 सेकंड। लेकिन आप बोल रहा है t2 is the time period when the truck is moving with the constant acceleration of 2 मीटर पर सेकंड, तो t2 is equals to 2 pi अंडर रूट ऑफ यल अपॉन, यहां पे g इफेक्टिव आएगा। फाइंड द टाइम पीरियड t2 ऑफ द सिंपल पेंडुलम, टेल मी द फाइनल आंसर। आपको इफेक्टिव g निकालना है। क्वेश्चन समझो, ट्रक अगर इधर जा रहा है तो पेंडुलम वर्टिकल से पीछे जाएगा, पेंडुलम पे एक जी नीचे लगेगा और एक जी पीछे लगेगा। ये जी का वैल्यू तेरे पास होता है, ठीक है, 10 दिया हुआ है क्या, नहीं, तो इसको 9.6 करो, 9.8 करो, चलो आसान कर देता हूं क्वेश्चन थोड़ा। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सलेरेशन की वैल्यू ले लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी गिवन नहीं है अपने को 10, तो 9.8 ले लो। फाइनल आंसर बताओ। पहले जी इफेक्टिव कैलकुलेट करो। अब फाइनल आंसर बताओ।
करा सॉल्व. झालं काय आन्सर? जी इफेक्टिव्ह 10. T2 किती ते मग? तो T2 को T1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. वो 4 सेकंड दिया नहीं क्या उधर? T2 निकाल के बैठोगे 4 सेकंड कशासाठी दिलेला आहे तो? इसको इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. रेशो वगैरह लो उसका. येते. हा 2√2. T2 इज 2√2 टाइम्स ऑफ T1 असं म्हणत आहे का तू? अच्छा, हा T1 ची व्हॅल्यू पुट केली 2√2. ओके, माझ्याकडे आन्सर आहे त्याचं. नहीं, रॉन्ग हो गया तेरा. 4. हाँ क्लोज है. हाँ हाँ मग 4 आहे, बरोबर आहे. चलो कर दू. तो जब ट्रक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था तो आपको पता है कि जो इफेक्टिव जी होगा वो जी होगा. और उस केस में टाइम पीरियड T1 इज इक्वल्स टू जो होता है दैट T1 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी. ये आपको दिया था 4 सेकंड. करेक्ट है. और ऐसा असते ना L अपॉन जी. तो इसको आपको 4 दिया हुआ था 4. अब आपको इफेक्टिव जी पहले निकालना है. तो निकालो इफेक्टिव जी क्या आता है इस केस में. इफेक्टिव जी इज इक्वल्स टू, ये है इफेक्टिव जी हमारे पास. तो इट इज अंडर रूट ऑफ ये जी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर. अब जी तुमने लिया है इस बार 9.8 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर. ए का स्क्वायर ये दिया हुआ है शायद आपको, इट इज 2. तो 2 का स्क्वायर. अब 9.8 का स्क्वायर, 9.8 का स्क्वायर कितना था? 96.04. तो अप्रोक्सीमेट 96 ले लेते हैं उसको. पहले अप्रोक्सीमेट घ्यायला पुरलं तर 96 प्लस 4 किती झाला रे? 100. तो ये 100 हो गया. और क्या आ गया आंसर यहाँ पे? 10. तो हमारे पास जी इफेक्टिव आ गया 10. ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं. मैं एक बार फिर से इसको रीअरेंज कर देता हूँ. T1 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी. ठीक है, और ये होगा T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी इफेक्टिव. ठीक है, दोनों का रेशो ले लो और वैल्यू पुट करते जाओ. तो कैसे करोगे? दैट इज 4 अपॉन टेकिंग 1/2 4 अपॉन T2 इज इक्वल टू 4 वाला इक्वेशन का क्या है? इट इज 2 पाई कैंसल, उसकी खाली लेंथ ले लो अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी. और इस T2 वाला भी खाली लेंथ ले लो. ये हो जाएगा L और ऊपर रहेगा G इफेक्टिव. L L हो जाएगा कैंसल. 4 अपॉन T2 और रूट में G इफेक्टिव आपने अभी भी निकाला, वो निकाला तुमने 10. और ये G जो है इसकी वैल्यू आपने ली हुई है 9.8. तो 4 अपॉन T2 इज इक्वल टू, इसका क्या करो? स्क्वायर करो. स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? एक काम करो, इसको फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी 10 कर दो, कॉम्प्लिकेशन अवॉइड होंगे. क्योंकि कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन करने के बाद भी क्लोज ही आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा ना उसके. तो 10, तो 4 अपॉन T2 इज इक्वल टू कितना आएगा? वो 1 आएगा. तो दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 सेकंड के आसपास. ठीक है, तो वो जी बदला ही नहीं ना, फिर चेंज करना पड़ेगा ना अपने को. 9.8 करो इसको. 9.8. मला काय म्हणायचं आहे, जर आपण त्याला राऊंड फिगर केलं लय तर मग तो 4 सेकंड येईल ना. त्या एक्सलरेशनचा फरक काय पडेल? तो अब क्या करो?
स्क्वायरिंग करो तो ये हो जाएगा 16/T2 इज इक्वल टू 10/9.8। तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 9.8/10। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू इसको 1.6, इसको करो 9.8, तो T2 फाइनल तुम्हारे पास आएगा कुछ तो भी, बताओ क्या आता? T2 चा स्क्वायर, हाँ T2 चा स्क्वायर, T2 चा स्क्वेअर येईल इथं पण, राइट। तो इसका आंसर बताओ कितना आता? ये रूट में आएगा जो भी आएगा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 9, 1562, 15.62 सेकंड। समझ रहे हो क्या? तो अगर ये 16 होता तो इसका स्क्वायर रूट कितना था? 4, जो कि इनिशियल टाइम पीरियड है, लेकिन वो 16 से कम है ना, 16 से क्या है? कम है, तो इसका टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा ना, जो भी आएगा 6.8 कळलं का? तर अशा पद्धतीनं तुमचा T2 तिथं आलेला आहे, ठीक है। ओके, तो यहां पे ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की केस है, सिनेरियो है, वो खत्म होता है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक बाकी है, अर्थ टनल एंड कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। वो दोनों के दोनों टॉपिक हम कल के क्लास में लेंगे, और कल ही हमारा ऑसिलेशन हो जाएगा खत्म। तो कल का लास्ट क्लास होगा ऑसिलेशन का, ठीक है। बाकी